इसका मतलब है ये x के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 7 हो गया, तो d इज इक्वल टू स्मॉल d प्लस 2 इंटू एक्स, तो स्मॉल d आपके पास जो है 10 है, 2 फार्मूले का 7, x की वैल्यू है तो आपके पास कैपिटल, फार्मूले में पुट करो आपके पास कैपेसिटेंस डायरेक्ट आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके पास इसने ना थोड़े से एडिशनल रिफर भी किए हैं, चार्जिंग करंट और क्योंकि कैपेसिटेंस जब होती है ना आपके पास, तो उसमें आप जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की चीजें भी मालूम कर सकते हैं, उसका चार्जिंग करंट कितना है, डिस्चार्जिंग क्या है। अब इससे अंदाजा लगाएं, पहले इसने क्या किया है, वोल्टेज बिटवीन दी कोर एंड शीट, ये ऐसे ही है कि कैपेसिटर्स के जो दो टर्मिनल्स हो ना, इनके दरमियान समझो कि वोल्टेज जो है वो कितना है, वो कोर और शीट पर थ्री फेज का थ्रेसिस है, तो पर फेज, क्योंकि एक केबल में आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकालेंगे तो पर फेज एक फेज का वोल्टेज होगा ना, वो 66 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 के बराबर होगा, तो ये तकरीबन बन जाएगा 38,000, ये बन जाएगा हाँ 38.1 इंटू 10 पावर 3, तो ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे उसमें, तो ये बन जाएगा 3,81,000, ऐसे ही बनेगा ना। यस सर, सर वो 0.3 टाइम्स आगे चला जाएगा तो हाँ, ऐसा ही होगा। तो ये एक समझो कि कंडक्टर और जो ग्राउंडेड जो शीट थी ना, उसके दरमियान इतना वोल्टेज है 3,81,000, अच्छा इतना वोल्टेज है, और उसके दरमियान जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो पेपर है, तो जस्ट लाइक यूं हो गया कि यहाँ पे ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये पॉजिटिव चार्ज आपका कंडक्टर है और ये नेगेटिव चार्ज है आपकी इंसुलेटिंग, ये कैपेसिटर वाला पूरा फिनोमेना। जब इस तरह की कैपेसिटेंस हो तो आपके पास फिर चार्जिंग का भी वो बन जाता है, क्या कहते हैं कि उसका चार्जिंग करंट कितना होगा। अगेन इसका जो फॉर्मूला है, बैक टू द बेसिक्स हम जाएं तो हमारे पास जो कैपेसिटर्स के रिएक्टेंस वगैरह के सारे फार्मूले हमारे पास पहले ही चीजें हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ये यूं देखें, V इज इक्वल टू आई आर, इसमें अगर मैं I को निकालूं तो I बनता है आपका V ओवर R, सही है, क्योंकि ये कैपेसिटेंस में रिएक्टेंस होता है तो 1 ओवर XC, और XC आपके किसके बराबर होता है, 1/2 पाई F इंटू C, ऐसे ही है, कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस के बराबर है जी सर बराबर। ठीक है, तो XC की जगह वो चीज पुट कर दो तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएंगी, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वो ही हुआ है, देख रहे हैं वोल्टेज आपने पर फेज, क्योंकि एक ही केबल है, पर फेज के हिसाब से यहाँ से निकाल दिया, ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दी, 2 पाई एफ, एफ यहाँ पे हमें मालूम इसने पहले ही दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, अगर ना भी होता ना तो हम हमेशा इसको सपोज करते हैं 50, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर सी की वैल्यू आपने अभी अभी मालूम की कैपेसिटेंस की, और जो पर फेज वोल्टेज भी मालूम किया, वैल्यूज पुट किया, तो एक आपने जो है ना इतना करंट जो है आपका चार्जिंग करंट है उसका जो उस कैपेसिटेंस इफेक्ट का, जो कि अच्छा खासा करंट है। आई बात समझ में? जी सर। ये प्रॉब्लम समझ में आया या सिंपल जी सर, इतना धीमा जी सर बोला है, ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आया। नहीं सर आ गया समझ। तो यहाँ तक बात सर क्लियर, फर्क सिर्फ सिंगल, दोबारा रिपीट करें, मैं समझा नहीं आपने क्या बोला। सिंगल क्या सर? फर्क पिछले सवाल में सिंगल फेज, वो जो सिंगल कोर केबल थी, और इसमें 3 फेज वाला सर फर्क है बस। इसमें 3 फेज का दिया, मगर कोर जो है ना अभी भी आपके वो सिंगल कोर की है। अब देखिएगा अगले प्रॉब्लम में, अब जो हो गए ना 3 फेज की 3 कोर की आ गई, क्योंकि आप जो है 3 फेज की भी अगर अंडरग्राउंड लगाते हैं, अगर सिंगल कोर की 3 वायर लगाते हैं तो आप सिंगल कोर वाले पैटर्न से फॉर्मूला सॉल्व कर देंगे। जब आपके पास एक केबल में जो ये केबल में आपको दिखाऊं ना, ये देख रहे हैं, ये वाली एक ही जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें 3 कोर एक साथ हैं, और तीनों में डिफरेंट फेजेस का वोल्टेज है, मतलब कुछ ना कुछ लाइन वोल्टेज होगा ना, ऐसे ही है ना। तो इन तीनों में चार्जेस हैं, तो चार्जेस हैं, तो इन तीनों का आपस में जो
ये हमारा वो यहाँ पर फिनोमेना है। वो बात सही थी पिछले में, हम जो है ना तीनों में 3 फेज का है और वो सिंगल फेज का था, मगर दोनों में जो हमारी लाइन थी ना, जो अंडरग्राउंड वायर थी, वो थी आपकी सिंगल कोर थी। अब हम जो है 3 कोर की वायर को स्टडी कर रहे हैं। अब इसको फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई कितनी कैपेसिटेंस के इफेक्ट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 इम्पैक्ट्स होंगे। सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा कौन क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा उसको रीड करता हूँ और फिर समझाता हूँ चीजों को। वैसे मेरे ख्याल में अगर आइडिया कैपेसिटेंस का समझ में आ गया तो ये बात फिर आप लोग वो वैसे भी समझ में आ जानी चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर ऑफ कंडक्टर्स बिटवीन ईच कंडक्टर एंड द शीट। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, इसका इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस, इसका इसके साथ थोड़ा बहुत, ये इतना ज्यादा नहीं होगा मगर थोड़ा होगा, मगर इसका जो अपने शीट के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। तो जाहिर बात है उनका कैपेसिटेंस और उनकी जो वो भी वैल्यूज हिसाब से राइज या कम या ज्यादा होगी। तो आपके पास जो यहाँ पे एग्जिस्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन पेयर्स ऑफ कंडक्टर्स बिटवीन ईच कंडक्टर्स एंड द शीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स आर सेट अप इन द केबल। ठीक है, जहाँ पे चार्जेस होंगी तो वहां पे इलेक्ट्रोफील्ड भी होगी, ये तो हम पढ़कर आए। These electrostatic fields give rise to core capacitance and conductor earth capacitance। अब बात समझ में आई, एक कोर टू कोर कैपेसिटेंस, दूसरी कौन सी है सर? कंडक्टर अर्थ। कंडक्टर अर्थ। मतलब ये जो कैपेसिटेंस इफेक्ट, अब इन चीजों को भी स्टडी कर। अब यहाँ पे ये कौन सी चीज, ये कनेक्शन कौन सा बन रहा है, अगर मुझे कोई बताया, मैं अगर इसको स्टडी करूं और ये वाली चीज को, ये किस तरह का कनेक्शन है? सर ये डेल्टा है। आ गया यहाँ पर, आ गई बात समझ में? जी जी सर, डेल्टा कनेक्शन है। मुबशिर और वो आपने देखा, ये 3 वायर्स हैं। जी जी सर। तीनों वायर्स की आपस में जो इनको केबल टू केबल जो जिसको हम कह रहे हैं कोर टू कोर कैपेसिटेंस, उसको सी के नाम से लिखा हुआ है। और जो केबल टू आपके पास अर्थ जो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू शीट जो आपके पास कैपेसिटेंस है, उसको केबल टू अर्थ केबल या मतलब सॉरी इसको कंडक्टर टू अर्थ कैपेसिटेंस सीई के नाम से। तो ये 3 सीई हैं और 3 हैं, और इन तीनों के आपस में कनेक्शन देखें तो ये जो जिस तरह आपके पास इंटरनल जो है ये डेल्टा नजर आ रहा है और एक्सटर्नल देखें तो ये वाई नजर आ रहा है। अगर इस केबल की सारी को इन दोनों साथ में कनेक्शन देखें तो ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में ये जस्टिफाइडेबल हैं, आपके ध्यान में सही समझ में आ रहे हैं कि ये देखो, ये जो है आपके डेल्टा फॉर्म में जो कोर टू कोर कैपेसिटेंस है। और क्योंकि ये जो आपके पास अर्थ वाली चीज है ना, अब देखो यहाँ पे जो कनेक्शन बनाए हमने, अर्थ क्या है, ये जो अर्थ क्या है इन तीनों में क्या है, इसमें इस कैपेसिटेंस में ये, मैं इसको किसी और कलर से, ये आपस में क्या है, बोले, ये शीट बाहर जो शीट लगी हुई है, ये आपस में क्या है, ये वाली कॉमन है ना, मतलब इस कंडक्टर की इस अर्थ के साथ, ये इसके साथ, इस कंडक्टर की इसके साथ, इस कंडक्टर की इसके साथ, मगर इसमें जो ये शीट है ये कॉमन है ना। तो इस कैपेसिटेंस में अगर मैं इस तरह कनेक्शन करूं कि तीनों के जो आपस में इस पॉइंट को कॉमन कर दें, तो यही चीज यहाँ पे हुई है, ये देख रहे हैं, ये समझो कि आपके जो शीट है ना वो पॉइंट है, और ये आपके कोर का इस न्यूट्रल पॉइंट के साथ कैपेसिटेंस, ये दूसरी कोर का इस न्यूट्रल के साथ कैपेसिटेंस, ये तीसरी कोर का इस न्यूट्रल के साथ पॉइंट, और ये इनका ये आपस में कोर्स का जो है ना वो कैपेसिटेंस, पूरी कैपेसिटेंस को हमने मॉडल कर दिया, इसको हम कहते हैं मॉडलिंग। अगर रियल लाइफ का जो सिनेरियो होता है ना, मतलब आप किसी चीज को जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा ट्रांसफार्मर की मॉडलिंग की जाती है,
या इस तरह के डिफरेंट जो चीजें जो होती है ना, जितनी भी इलेक्ट्रिकल कोई बिहेवियर जो होता है उसको हम इस तरीके से कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, इन तीनों का आपस में किसी न किसी तरीके से जो कनेक्शन से उसको मॉडल करते हैं। मॉडल का मतलब है उसका एक मैथमेटिकल इक्विवेलेंट चीजें जो है ना बनाते हैं। जो एक्चुअल में जो हो रहा होता है ना, जो एक्चुअल में जितनी कैपेसिटेंस होगी वो मैथमेटिक्स के उस फार्मूला के वो ऐसा फार्मूला बनाएंगे जो कि वो एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा हो जो उसकी हो। तो मॉडलिंग के भी बहुत सारे हैं, पूरा सब्जेक्ट होता है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, पावर सिस्टम मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, मास्टर्स में कोर्स होता है पूरा। आए बात समझ में? ये तो सिर्फ एक छोटी सी केबल है, मगर ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, मगर पूरे पूरे सिस्टम को मॉडल किया जाता है, फिर उसकी स्टेबिलिटी निकाली जाती है और चीजें बाकी उस पर पावर सिस्टम एनालिसिस की जाती है। तो इन तीनों को क्या किया हुआ है, डेल्टा को हम वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? डेल्टा को हम वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? जुबैश, मुबशिर, तारिक और उदय शायद। भूला हुआ है तो। भूला? इसमें भूलने की क्या, वाई टू डेल्टा, डेल्टा टू वाई नहीं पढ़ाया क्या? पढ़ा है सर, याद आया। याद आया ना? सर तो ये हो डेल्टा जाएगा कभी। में, ये डेल्टा में मैं चाह रहा हूँ इसको मैं वाई में कन्वर्ट करूं, हो सकता है? बिल्कुल सर, जी सर याद हो आ गया। जाएगा। ठीक है। ऑब्वियसली ये मैं पिछले ही उसमें जो जब पावर फैक्टर का मैं पढ़ा रहा था, अगर आप लोग पावर फैक्टर वाले लेक्चर को देखेंगे तो जो आपके पास जो y में जो कैपेसिटेंस होती है, मतलब सी वाई इज इक्वल टू 3 ऑफ टाइम्स ऑफ सी डेल्टा, मतलब 3 कंडक्टर्स हैं और 3 कैपेसिटर्स हैं, उनको अगर मैं जो कनेक्ट कर दूं डेल्टा में तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं 3 टाइम्स करूंगा ना, तब जाके उन तीनों कैपेसिटर्स के वायर के जो वायर कनेक्शन में जब कनेक्ट करूंगा तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगी उनके बराबर होगा। तो इसको लिखा जाता है 3CY, मतलब ये कैपेसिटेंस इन वाई कनेक्शन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन डेल्टा कनेक्शन। आई बात समझ में? तो ये उस फार्मूले तहत ये लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी जो डेल्टा में कैपेसिटेंस है वो सीसी है और जो अब वाई में जो आएगी वो इक्विवेलेंट है, तो इस वजह से वाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सीसी, मतलब कंडक्टर कोर टू कोर कैपेसिटेंस। तो ये जो डेल्टा का था, जो मतलब इसमें जो डेल्टा वाली जो चीजें थी ना, मैंने इसको कर दिया वाई में, ये वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले ही ऑलरेडी वाई में है, ये तीनों चीजें पहले ही वाई में हैं, और जो इसका बाहर वाला जो डेल्टा वाला था ये वाला सेक्शन, इसको भी मैंने वाई में कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर टर्मिनल एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो गया। ये ऐसे ही समझो कि एक ये वाई है और दूसरा ये वाई है, इनके न्यूट्रल आपस में कॉमन कर दो तो ये आपस में पैरेलल हो गए, ये इसके साथ पैरेलल में हो गया, ये इसके साथ पैरेलल में हो गया बिल्कुल। और ये इसके साथ पैरेलल में हो गया। ऐसे ही है। जी जी सर। तो ये एग्जैक्टली ये चीज यहाँ पे की हुई है। आपके पास जो डेल्टा वाली चीज थी उसको पहले y में कन्वर्ट किया, जो पहले ही CE जो y में थी उसको साथ पैरेलल में आ गया। पैरेलल में करते हैं तो कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर जब पैरेलल में लगाते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, ये जो हम पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ कर आए हैं ना, याद है कुछ? सीरीज में कैपेसिटर तो ऐड होता है और उसमें पैरेलल में वो फिर उसका इन्वर्स। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ये एक्चुअल में ना हर किसी का अपने याद करने का तरीका, मुझे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस से याद है, क्योंकि रेजिस्टेंस का बिहेवियर जो है ना वो कैपेसिटेंस से अलग होता है। कि रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होती हैं, पैरेलल में उनकी वैल्यू कम होती है। तो कैपेसिटेंस में जो जब चीजें पैरेलल में लगी होती हैं तो ऐड होती हैं, और सीरीज में जब होती हैं तो वो ओवरऑल उनका रेजिस्टेंस जो है ना वो कम होती है और इक्विवेलेंस कम होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपके पास ये इन दोनों को ऐड कर दो
तो जो लास्ट वैल्यू उसको बनाई, मतलब उसने एक नाम दे दिया CN मतलब कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप कोई भी इसमें नाम रखते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब ओवरऑल इक्विवेलेंट जो आपके पास जो चीज आ रही है उस चीज को जो नोट कर रहा है ये। आई बात क्लियर हो गई ये? यस सर। तो आई होप के ये जो है ना चीज अच्छा ये इसको अब यहाँ कैपेसिटेंस से हम निकालेंगे। अब नेक्स्ट जो चीज जाएंगे वो है करंट कैरिंग ऑफ कैपेसिटी। मतलब मैंने जो आपको बताया था ना, हम कैपेसिटर्स का फिनोमेना पढ़ेंगे, फिर इंसुलेटिंग की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली कि इंसुलेशन से उनकी जो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम देखेंगे करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए केबल, जो कि एक्चुअल हमारा कंसर्न है, क्योंकि हमें एट द एंड नेट रिजल्ट एक केबल से क्या करवाना होता है, करंट कैरी करवाना होता है ना, पावर को ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो इन सब चीजों को स्टडी करने के बाद अब हमारा आता है, क्योंकि अब ये चीजें हमारी यूज होंगी, तो वो आता है करंट कैरिंग कैपेसिटी। वाई को डेल्टा में किया, तो इसके जगह हम अगर डेल्टा को वाई में करते तो क्या आउटपुट पे कैपेसिटेंस की उसमें रेशियो में फर्क आता क्या? नहीं, आपके पास उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मगर हमेशा जब चीजें आप जो जब थ्री फेज में जो डेल्टा में चीजें जो होती हैं कि आपके पास जो वो होती हैं न्यूट्रल नहीं होता। अब यहाँ पे क्योंकि कैपेसिटेंस जो हमारे पास है इसमें एक शीट भी है ना, तो एक न्यूट्रल पॉइंट भी है, तो उससे हम जब भी किसी भी एक इंडिविजुअली कोर का जो इम्पैक्ट देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो मुझे अगर इस कैपेसिटेंस का ओवरऑल इस न्यूट्रल के साथ ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा वो पता होना लाजिम चाहिए ना, बजाय डेल्टा के। डेल्टा में क्या होगा, इन दोनों के जो फेज टू फेज या इन दोनों कोर्स का आपस में कैपेसिटेंस इम्पैक्ट क्या होगा वो मालूम चलेगा। मगर मुझे जो अभी इस वक्त कंसर्न है ना ज्यादा वो इससे कंसर्न है, कोर टू शीट, क्योंकि एक्चुअली में हमारा जो ना फिनोमेना मेन जो ये है, ये भी है, मगर मैंने इसको कन्वर्ट करके इसमें ओवरऑल एज ए समराइज करके देखा है, तो ये हमारा मेन है, तभी इसको हमने किया है। अदरवाइज उसमें भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा सवाल है, ठीक है। और वैसे भी जनरली ये जो है ना वाई को डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे या हम जनरल दोनों फायदेमंद है, हर किसी का अपना अपना इम्पैक्ट है। अगर ये वाई जो है जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होती है तो वहां पे वाई का इस्तेमाल होता है। बात क्लियर हो गई? सर मतलब कि अगर हमें आउटपुट पे उधर न्यूट्रल जरूरत होता तो हम डेल्टा को वाई में लेकर जाते, जबकि यहाँ पर हमें न्यूट्रल जरूरत नहीं था तो इसलिए हमने वाई को ही डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। हाँ ऐसे ही होता है, जिस तरह आपको अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे पास जो पावर कैरी होता है वो मोस्टली किस में होता है, वायर के फॉर्म में होता है। जो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, मैंने पूरी वीडियोस उस पे लेक्चर्स हैं, 3-4 लेक्चर्स हैं वीडियोस के साथ टेस्टिंग वगैरह। तो उसके जो टर्मिनल जो दूसरा होता है मोस्टली वो 4 टर्मिनल्स होते हैं उसमें, क्योंकि न्यूट्रल होता है। क्योंकि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक घर तक पहुंच जाते हैं वो पर फेज पहुंच जाते हैं, क्योंकि हर घर में तीनों टर्मिनल्स नहीं चाहिए होते हैं, 3 फेज नहीं चाहिए होते हैं। आप हर घर में जो कनेक्शन दे रहे होते हैं वो 2 फेज, एक फेज से देते हैं, एक न्यूट्रल देते हैं, और इस तरीके से 3 फेज से आप तीनों डिफरेंट घरों को लोड पावर पहुंचा रहे होते हैं। तो इस वजह से वहां पे हम कनेक्शन जो है ना न्यूट्रल चाहिए होता है हम वाई में करते हैं। और जो हमारे पास हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ट्रांसमिशन होती है, क्योंकि वहां पर हमारे पास जो ना डेल्टा में कनेक्शन होते हैं। आप नोट करें कभी भी आपके पास जो डबल सर्किट जो सुपर हाईवे वगैरह पे कनेक्शन होते हैं ये सारे 3 फेज के होते हैं, और ऊपर उनकी जो वायर लगी होती है वो एक कंडक्टिंग वायर होती है फॉर द सेफ्टी पर्पस। वो नीचे जब भी जो लाइटनिंग स्ट्राइक वगैरह या कोई उन चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो हमेशा ऐसे ही होता है। मगर अगेन ये डिपेंड करता है कि ये, क्योंकि अब यहाँ पर जो वाई और डेल्टा इन दोनों में जो करंट क्या है ना ओवरऑल फेज टू फेज और लाइन टू जो फेज जो करंट है इन दोनों के इम्पैक्ट अलग अलग हैं। इसका फिर आपको जो फिनोमेना समझना है तो फिर आपने शायद अगर इंडस्ट्री का सुना हो या यकीनन सुनी हुई तो होगी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि एक सर्किट बनाए जाते हैं कि पहले मोटर को मिसाल दो डेल्टा में स्टार्ट करते हैं फिर वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि फिर जो पहले क्योंकि एक मोटर को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है, जब वो मोटर स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर उसको उस टार्क को बैलेंस रखने के लिए इतना करंट नहीं चाहिए होता है। तो पहले उसको स्टार्ट डेल्टा पे करते हैं मिसाल लो, और फिर उसको बाद में डेल्टा से शिफ्ट कर देते हैं वाई पर।
और ये बड़ा पीएलसी में ज्यादातर यूज होता है, ये सुना है कभी सर ये आपने? भी है ना कि थ्री फेज को वैसे कैपेसिटर की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको इसी वजह से भी उसको डेल्टा की शक्ल दी जाती है शुरू में। किसको? मोटर अगर सर है थ्री फेज, उसमें तो कैपेसिटर की जरूरत वैसे भी नहीं होती नहीं, मैं वैसे, कनेक्शन मैं तो कनेक्शन इसलिए की भी। नहीं 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 वहां पे मैं कनेक्शंस की बात कर रहा हूँ, डेल्टा और वाई की। डेल्टा और वाई सिर्फ कैपेसिटर्स में नहीं है, डेल्टा और वाई आपकी जो ट्रांसफार्मर की जो आपके मोटर जो लगे होते हैं ना थ्री फेज के, वो तीन उसमें कोर्स होती है ना, वाइंडिंग्स होती हैं। उन तीन जब चीजें हों तो उनको हम वाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा में। ओके, मीटिंग वो जो 10 मिनट जो 40 मिनट की लिमिट होती है ना उसमें खत्म हो गया। अच्छा, हम जिस इस पे कर रहे थे कि वो थ्री फेज के जो वाइंडिंग्स होती है ना, एक्चुअली में डेल्टा और वाई जो है ना वो लिमिटेड नहीं है कि मतलब सिर्फ कैपेसिटेंस को हम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को नहीं कर सकते। ये एक कनेक्शंस की नेचर है। मैंने जब जो अगेन मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज जो मैंने पिछले जो लेक्चर्स जो मैंने करवाए थे उसमें भी मुबशिर भी उसके में थे, तो वो ये चीज समझा रहा था। ये है कनेक्शन। अब मिसाल दो, मैंने उसमें एग्जांपल दिया था वॉचेस का। फार्स वो तीन वॉचेस हैं, उसको आप स्टार में भी कनेक्ट कर सकते हैं, डेल्टा में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में जो ओरिएंटेशन हो, ये समझो कि कनेक्शंस की ओरिएंटेशन है कि आप डेल्टा में भी कन्वर्ट कर दे रहे हैं, स्टार में भी। फिर एनालिसिस ये होती है कि हर किसी का अपना अपना वो होता है। अब इसमें फॉर सपोज जो डेल्टा में थ्री फेज में अगर वाइंडिंग कनेक्टेड हो तो इसमें तो न्यूट्रल है ही नहीं, तो फेज टू फेज वोल्टेज है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है, जो कि तकरीबन आपका बन जाता है 440 अगर होता है या 400। इसमें न्यूट्रल भी है, तो ये दो पॉइंट अलग होते हैं और ये फेज टू न्यूट्रल के साथ अलग आता है। और जिसके साथ भी अगर मिसाल तौर आप पावर ले रहे होते हैं तो उसके साथ न्यूट्रल लगा हुआ है और दूसरा फेज किसी एक फेज से उसने लिया हुआ है, तो उसके पास जो पावर जो जा रहा होगा वो जारी बात कम ही जा रहा होगा ना, वोल्टेज कम है। तो इस हिसाब से देखते हैं। आई बात समझ में? जो आप मोटर की बात आपकी सही है कि मोटर जो है उसमें हमारे पास जो वहां पर वहां पे इस तरह कैपेसिटर्स नहीं होते, वो लगे होते हैं, मगर एक कैपेसिटर हम टार्क वगैरह के हवाले से लगाते हैं, जो इनिशियल टार्क जो घरों में मोटर लगे होते हैं। दूसरी जो कैपेसिटर होती है वो अलग होती है, वो मैंने लेक्चर किए थे पावर फैक्टर के। वहां पर रिएक्टिव पावर, क्योंकि जब आपके पास कॉइल्स वगैरह होती हैं तो वहां पे रिएक्टिव पावर भी होता है। इंडक्शन इंडक्टिव पावर एक कैपेसिटिव पावर होता है, जिसको हम मिला जुला के रिएक्टिव पावर कहते हैं। तो वहां पर उसको कंपनसेशन के लिए फिर अलग वो कनेक्शन लगाए जाते हैं कैपेसिटर्स के लोड के एंड पे। बात क्लियर हुई जुबैर? अभी इसमें है आपको कुछ ऐड करना है, आप अपनी चीज है एक्सपीरियंस शेयर करें जो आपने कभी इस पे काम किया हो, इंडस्ट्री लेवल पे काम किया हुआ है आप लोगों ने या आपने? सर ये लॉकडाउन में जो था ना, वैसे था इरादा हमारा इसमें आने का, लेकिन नहीं जा सके उसमें। अभी तक जो हमारा काम हुआ वो सिर्फ सिंगल फेज पर ही हुआ है, यानी रेजिडेंशियल पर हुआ है। अच्छा, रेजिडेंशियल पे। ठीक है, ये भी अच्छा है। आप लोग इस पे अच्छा प्रैक्टिस रखें चीजें प्रैक्टिकली करने में। और जब प्रैक्टिकल और थ्योरी चीजें मिलती हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो लर्निंग अंडरस्टैंडिंग एक्सपोजर और भी ज्यादा, और आपके कॉन्फिडेंस में चीजें भी और भी ज्यादा आएंगी। और चीजें हमेशा बंदा सीखता रहता है। तो ये बात तो समझ में आ गई ना कनेक्शंस के हवाले से, ये लिमिटेड टू कैपेसिटर्स नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर जो लाइन की कैपेसिटेंस को स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे ओरिएंटेशन कैपेसिटेंस की वाई टू डेल्टा बनी हुई है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे उसकी जिक्र कर रहा हूँ। जो मैंने एग्जांपल्स आपको दी थी वहां पर वाई टू डेल्टा मोटर के हवाले से, तो वहां पे मोटर की जो वाइंडिंग्स होती है ना, उसको पहले मिसाल लो डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है, फिर उस स्टार में कनेक्टेड किया जाता, शिफ्ट किया जाता है। वो वाइंडिंग्स को किया जाता है, ना कि उसकी कैपेसिटेंस को। आई बात समझ में या नहीं? अभी अभी भी कंफ्यूजन है?
नहीं, अभी आ गई सर समझ में। ठीक है, अभी इंशाल्लाह मैंने ना आप लोग ये जो इस तरह से जो वीडियोस वगैरह ना छोटी छोटी यूट्यूब की जो जहाँ जहाँ से मुझे इंपॉर्टेंट लिंक या रिलेवेंट लिंक मिलते रहते हैं ना, तो मैं उसको वहां पर आप लोगों के जो गूगल क्लासरूम है उसके नीचे जो एडिशनल वीडियोस का पूरा मैंने टेब लगाया और उसमें भी मैं टॉपिक बाय टॉपिक अलग वीडियोस रखता जाता हूँ। किसी में एक है, किसी में 4-5 भी होंगी, किसी में 6 भी होंगी। मतलब एनिमेटेड मैं कोशिश करता हूँ कि वहां पे रखूँ, क्योंकि जो रियल लाइफ में भी आप अगर एक चीज देखते हैं तो हम वो चीज देख नहीं पा रहे थे। मतलब मैं अगर जो मोटर चलाऊं स्टार टू डेल्टा, तो अगर उसको देखूं तो रिएक्टिव या एक्टिव पावर क्या है तो उसमें मुझे नजर नहीं आ रहा होता। मगर एनिमेशन में फिर इन चीजों को ना अच्छा वाजे किया होता है, तो उस वजह से मैं उस पर ज्यादा रिलाय करता हूँ समझाने के बिल्कुल। लिए। तो जरूर देख लिया करें। हमें सिर्फ अगेन मैं जी रिपीट जी। कर लूं कि कोर्स पढ़ने के लिए, ये पास करने के लिए नहीं, क्योंकि इस कोर्स की ऐसी नेचर है कि ये इलेक्ट्रिकल में उन उन चंद कोर्सेज में से है जो कि आप चीजें ना डायरेक्टली इंडस्ट्री में या घरों में भी देखते हैं। अब फॉर सपोज ईएमएफटी ऐसा कोर्स है, अब बिल्कुल। ना चार्ज भी कहीं नहीं देखते, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं नजर नहीं आती। हाँ, मैग्नेट थोड़ा बहुत हम फील करते हैं मगर नजर नहीं आते। मगर ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन उन चंद कोर्सेज में से है जिसको जिनकी चीजें जो है ना आप आसपास देखते हैं। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, मैंने उसकी अच्छी खासी वीडियो शेयर की। अब ये नजर आता है आपको, पीएमटी नजर आती है, उस पे जो सर्ज अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर नजर आते हैं, 3 वायरें चल रही हैं या 4 वायरें नजर आ रही होती हैं। तो ये चीजें कुछ जो है ना, यहाँ कभी कभी आपने टावर्स में अगर पोल जो बाहर वहां पे देखे होंगे, तो उनके साथ एक छोटा सा नट लगा होता है, जमीन में अंदर एक तार जा रही होती है जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं। तो वो एक चीज वो क्या कहते हैं दिख रही होती है ना, तो उस चीज का एक अलग ही रियलाइजेशन होती है जब आप चीज देखते हैं और करते हैं ना। और जो चीज नजर नहीं आती, सिर्फ इमेजिनेशन पे हो, तो उसकी शायद रियलाइजेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती पहली दफा में। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ आप लोग उस पर सीखें। ऑब्वियस सी बात है, आप अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर करें, यही अच्छी बात है इंटरेक्टिव सेशन का। जितना आपका माशाल्लाह अच्छा एक्सपोजर है, आपने मिसाल दो, क्योंकि ये जो फील्ड बहुत वासी है, तो आपने इसमें किसी एक चीज पे आपने बहुत अच्छा काम किया हो, तो आप उसके एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, तो वो थियोरेटिकली किस चीज किस तरह हो रही थी, तो उस चीज को हम डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है बात? जी सर। ओके। अब इन चीजों से एटीए नए रिजल्ट क्या आया, मतलब हम इतनी कैपेसिटेंस को पढ़ने का इनसे, वो एक्चुअल में हमेशा वो हम ये देखते हैं कि केबल की ओवरऑल सेफ करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी। से बाय सेफ का मतलब ये होता है कि उस केबल से अगर वो करंट उतना करंट काफी देर तक भी चलाया जाए तो वो ना हीटअप हो और ना वो हमारे पास उस पे इम्पेक्ट पड़े वोल्टेज वगैरह में या उसकी परफॉर्मेंस पे। इसको मैं एग्जांपल दूंगा डेली लाइफ के, कुछ इस तरह के एग्जांपल्स लूंगा। हम हमेशा उस केबल को प्रेफर करते हैं या उस कंपनी के केबल को प्रेफर करते हैं जिसको हम बहुत देर तक भी चलाएं फिर भी तार गर्म ना हो। ऐसे ही है ना, आप ऐसे ही चाहते हैं ना। हम नॉर्मल क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं ना, हम घर में किसी भी इक्विपमेंट मिसाल और हम अपने जो फ्रिज के साथ भी कोई अगर वायर लगाएं तो ऐसी हो कि ऐसे ना हो कि अगर फ्रिज 23 घंटे आपने किसी दिन चलाई, सपोज के इलेक्ट्रिक ने मेहरबानी कर दी और 24 घंटे लाइट रही आपने और 24 घंटे ही आपकी फ्रिज चली है, और पता चले आपने क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो करंट फ्लो हो रहा है इस केबल से और 24 घंटे में वो वायर इतनी हीटअप होके सारा सिस्टम खराब कर दिया या फेलियर कर दी। जब हीटअप होती है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, पावर पे इम्पैक्ट पड़ता है और ऑल इक्विपमेंट को भी नुकसान होता है। तो आपको इस वजह से करंट की जो सेफ करंट कैपेसिटी कितनी है, मतलब उससे जो के वो वैल्यू जिससे हम कम अगर करंट उस पे अप्लाई करते रहे, उसके थ्रू वायर के थ्रू सप्लाई करते रहे, तो उस पे इम्पैक्ट ना हो उसकी परफॉर्मेंस में या उसकी स्टेबिलिटी पे। तो उसका फॉर्मूला है आपके सामने, वो है T/N/RS। ठीक है, दी सेफ करंट कैपेसिटी ऑफ एन अंडरग्राउंड केबल। अच्छा, ये जो है ना आपके पास अंडरग्राउंड केबल इज डिटरमाइंड बाय द मैक्सिमम permissible temperature rise, the cause of temperature rise is the losses that occur in cable,
ठीक है। टेम्परेचर राइज भी परमिसिबल, मतलब कि आपकी करंट फॉर सपोज 25 से 30 तक या 35 तक या 35 तक कर लेते हैं फॉर सपोज, मैं सपोज कर रहा हूँ ये चीजें, जो स्टैंडर्ड रेटिंग्स है ना वो हर केबल की अपनी अपनी डेटा शीट के साथ होती, तो एक परमिसिबल उसकी रेंज होगी जो टेम्परेचर राइज की, उसको मद्देनजर रखते हुए आपके पास एक करंट में कंडक्टर में करंट का कितना होगा वो इस फॉर्मूले से पता चलता है, जिसमें R इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, R is equal to electrical resistance, S is equal to total thermal resistance, the sum of thermal resistance of dielectric and soil per meter length, और नीचे temperature rise between the conductor and the soil। आई बात समझ में? फार्मूला समझ में आया? जी सर, जी सर। सर नमाज का भी टाइम करीब है, अजान हो चुकी है। चलो फिर आज के लेक्चर को आज हैं कुछ स्लाइड्स हैं, मगर हैं तो एक ही स्लाइड है। चलो फिर इसको मैं एक ही शाम को कोई फ्री आप लोग, एक लेक्चर हम उसको भी कर लें शाम, इन दी मीन्स के 8-9 बजे के बाद अगर फ्री हो तो एडिशनल लेक्चर कर लें आज। मुबशिर होता जी सर आज के दिन जी सॉरी मैं समझा नहीं आपकी बात। सर मैं फ्री हूँ उस टाइम 8-9 बजे। ठीक है, तो मैं जी हो सकता है आज ना उस टाइम एक क्लास रखें, इसलिए क्योंकि ये इसको ना हम कंप्लीट कर देंगे और बाकी क्विज वगैरह के हवाले से डिस्कस कर लेंगे। ये थोड़ा टाइम ही आप लोगों को चाहिए होगा, फिर मैं उस टाइम कंप्लीट कर लूंगा। अभी वैसे नमाज का टाइम होगा, अब नमाज पढ़े आप लोग। ओके भाइयों, फिर अल्लाह हाफिज। इसकी क्लास को आज एंड करते हैं, फिर शाम को डिस्कस करते हैं 8 बजे 9 बजे के करीब। ठीक है सर। ओके ओके सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।